गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, बात करते हैं पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान में जहां पर अभी इस वक्त हलचल मची हुई है। और ये हलचल क्यों मची हुई है? क्योंकि इमरान खान जेल में है। जी हां, लेकिन उनके समर्थकों को सलाखों में इमरान के दी एंड वाला डर सता रहा है। इस डर के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान की जेल में इमरान की जान को खतरा है? इसको बताएंगे आपको, और इसके लिए आपको ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। क्या जेल में इमरान खान की जान को खतरा है? क्या इमरान खान पर जेल में अटैक होने वाला है? क्या इमरान को जेल में ही निपटाने का प्लान तैयार किया गया है? इमरान खान के समर्थकों, इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं, सबको यही डर सता रहा है। इस डर की वजह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ये अटक जेल, जहां गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को रखा गया है। इसी जेल में 9 बाय 11 फीट के इस सेल में इमरान खान को रखा गया है। जेल के उस सेल में आमतौर पर आतंकियों को रखा जाता है। यूं तो अटक जेल किसी किले जैसी है, जिसकी हर सिक्योरिटी पोस्ट पर आधुनिक हथियारों के साथ लैस जवान तैनात हैं। पूरा हरा भरा इलाका सिक्योरिटी रीजन से आसपास के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हर रास्ते पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। इसके बावजूद सलाखों के भीतर आखिर इमरान खान को किस बात का डर सता रहा है? इमरान खान की तरफ से कोर्ट से जेल में सुविधाएं बढ़ाने की मांग क्यों की गई है? इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, इमरान को रावलपिंडी की अडालिया जेल की बजाय अचानक पंजाब प्रांत की अटक जेल में शिफ्ट करना। नंबर 2, अटक जेल में इमरान खान को दी जा रही C कैटेगरी की सुविधाएं हैं। C क्लास के अंदर बड़ी अजियतों में रखा हुआ है, बड़ी तकलीफ में उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल, उनका मोराल जो है वो हंस रहे थे कि कोई बात नहीं है। मैं गिरफ्तारियों के हवाले से बताया, वो कह रहे थे कि देखो किस हद तक ये चले गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से वर्कर्स को पकड़ा है। मैंने उन्हें बताया कि PTI कल जीत गई है वहां से, पेशावर से, तो वो बड़ा उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि देखें जहाँ से ये हारी हुई थी और आज देख लें कि जो कौम है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस वक्त किस तरफ है। अटक जेल में इमरान खान को जिस सेल में रखा गया है, ऐसा कहा जाता रहा है कि इमरान को वहां पंखे में रात गुजारनी पड़ रही है। उस जेल में नियमित तौर पर बिजली कट जाती है। इमरान खान को जेल का ही खाना दिया जा रहा है। इमरान को सीलन और बदबूदार सेल में रखा गया है। तोशाखाना केस में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अटक जेल में पहली रात कैसे गुजरी, तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहली रात अटक जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में गुजारी। चेयरमैन PTI को रात का खाना और सुबह का नाश्ता जेल मैनुअल के मुताबिक दिया गया। इमरान खान के समर्थकों को लग रहा है जेल में इमरान की जान को खतरा हो सकता है। उन्हें जेल की सलाखों में इमरान का गेम ओवर होने का डर सता रहा है। इसी आशंका के बीच अटक जेल के आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल के अतराफ का इलाका रेड जोन करार दिया गया। DPO की हिदायत के मुताबिक पूरा इलाका सील कर दिया गया। जगह जगह पुलिस के नाके लगाए गए हैं। जिस अटक जेल में इमरान खान को रखा गया है, कहने को तो वहाँ सुरक्षा की तगड़ी किलेबंदी की गई है। जेल के इर्द गिर्द के आम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हर रास्ते पर बंदूकधारी जवान तैनात हैं। इमरान खान यहाँ बंद है, ठीक है, कि इमरान खान को कोई अंदर से वो न करे, किडनैप करे। अंदर से हम तो नहीं जा सकते हैं ना, हम भी खैर कानूनी लोग हैं, रिटायर्ड हैं, आर्मी पर्सनल हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये रास्ता बंद करने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है जी। हम जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, या वॉक पे सुबह जाते हैं, और बाजार जाते हैं, तो हमारे लेडीज़ बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये तो बड़ा मसला रंग है ना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते इमरान खान को जेल में A कैटेगरी की सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि C कैटेगरी की सुविधाएं देकर पाकिस्तानी फौज और ISI इमरान खान से बदला ले रही। इमरान की इस जेल स्टोरी के पीछे शक इसलिए भी जताया जा रहा है
क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखने को कहा था। रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान के लिए स्पेशल सेल भी तैयार कर दी गई थी, लेकिन बीच रास्ते में ही इमरान को अडियाला जेल की बजाय अटक भेजने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया गया। तो जाना था अडियाला जेल, लेकिन पहुंचा दिया गया अटक जेल। जानकारों की माने तो इसके पीछे किसी बड़े गेम प्लान का शक है। इमरान खान ने आना था अडियाला जेल रावलपिंडी में, उन्हें वहां आना था, वहां उनके लिए सेल तैयार था। अटक कैसे पहुंचे? हालांकि जज हुमायूं दिलावर के फैसले में है कि आईजी इस्लामाबाद उन्हें गिरफ्तार करके अडियाला जेल पहुंचाएं, लेकिन वो अटक जेल पहुंच गए। ये भी एक बड़ा तयशुदा और हिकमत अमली के तहत सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान में सियासत नहीं है, ये गलाजत है और ये सांप सीढ़ी का खेल है। अब देखो ना जरा कहाँ जाके क्या होता है। 99 पे जाके ठक से फिर नीचे। और आखिरी बात इस सिलसिले में वो ये है कि ये वन डे नहीं है, ये टेस्ट मैच है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने इमरान के खिलाफ जेल में ही कोई बड़ी साजिश रची। वैसे तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होने से पहले इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था वो जेल जाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। कह नहीं सकता, मैं तो मेंटली प्रिपेयर हूँ कि दोनों करेंगे, जेल में भी डाल देंगे, डिस्क्वालीफाई भी करेंगे। मैं ज़हनी तौर पे तो तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन बहरहाल आखिरी गेंद तक मुकाबला तो करता रहूँगा। ये बात कहते हुए तब शायद ही इमरान को इसका अंदाजा रहा होगा कि जेल में उनके साथ क्या सुलूक होने वाला है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जबकि 9 अगस्त को पाकिस्तान में संसद भंग होने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यहाँ पे अवाम का हालात अब देखें तो अवाम तो बस खत्म है। मैं तो कल भी कह चुकी हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब को क्यों इन्होंने रखा हुआ है महफूज करके, मारे हमारी अवाम पे, खत्म कर दे। लास्ट टाइम जब हुआ था तो बहुत लोग आए थे, अभी तक कोई नहीं निकला। उसकी वजह बहुत सिंपल सी है कि लास्ट टाइम सबको उठा के वो ले गए थे, इसके बाद लोगों के बच्चे उठा लिए थे, लोग दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र हुए थे उसकी वजह से। तो देखिए, पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारों का सत्ता से बेदखल होना और पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल जाना ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान से पहले भी पाकिस्तान के कई पूर्व प्रधानमंत्री जेल जा चुके हैं। वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान की सत्ता पर चाहे जो भी बैठा हो, उसकी नकेल सेना और आईएसआई के ही हाथ में रही है। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। शहबाज शरीफ के साथ ही यही होने वाला है। चंद घंटे बाद पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बस चला रहे हैं गुजारा, आपके सामने बैठे हैं। आटे पे लूटमार मची हुई है इस वक्त। अब भाई 650 रुपए में लोगों को आपने भिखारी बनाया हुआ है। कोई नहीं, इस हुकूमत तो चोर हुकूमत है। इसी तरह, ठीक इसी तरह साल भर से पाकिस्तान शहबाज शरीफ की विदाई की दुआ कर रहा है। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। काम कर रहे हैं हम, कुछ घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, रोते हम लोग लाल आंसुओं से। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। बताएं 7 महीने से बेरोजगार हो, बंदा किराए के घर पे रह रहा हूँ, तो उसका क्या हाल होगा? अब मुझे बताएं क्या करूँगा? भीख मांगू? साल भर से शरीफ खानदान को पाकिस्तानी ऐसे ही कोस रहे, लेकिन ऊपर वाले ने अब पाकिस्तानियों की बात सुन ली। शरीफ की विदाई की तारीख तय हो गई। शहबाज शरीफ 9 अगस्त को पाक असेंबली को भंग करने वाले हैं। असेंबली भंग होने के बाद शहबाज शरीफ अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यानी इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने एक बार फिर जिन्ना के मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकालने की तैयारी कर ली। इसलिए शहबाज शरीफ आंसू बहा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आज आया हूं आपकी खिदमत में
उस आदमी का जो पाकिस्तान के लिए खिदमत का रिकॉर्ड है वो आपको पेश करने के लिए, ताकि आपके ज़हनों में दोबारा वो बातें ताज़ा हो जाएं। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आके बदल देगा इंशाअल्लाह। अवाम को बरगलाने के लिए शरीफ खानदान का ये पुराना तरीका है। नवाज से लेकर शहबाज तक यही करते रहे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। पाकिस्तान की संसद का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म होगा। इसके 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होंगे। अगर संसद अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव 90 दिनों के भीतर होने चाहिए। यानी पाकिस्तान की मौजूदा संसद का कार्यकाल खत्म होने से 3 दिन पहले असेंबली भंग कर दी जाएगी। ऐसे में चुनाव कराने के लिए 90 दिन का टाइम मिलेगा और तब तक पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन इस्लामाबाद की गद्दी पर कौन बैठेगा ये पाकिस्तानियों को भी पता नहीं। बहुत से लोगों की लिए जो है वो कहा जा रहा है, जिसमें कि पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, उसमें शाहिद खान अब्बासी आपको नजर आ रहे होंगे, हफीज शेख हैं, असलम भूतानी, फवाद हसन फवाद, ये सब लोग वो हैं जी जो कि एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट में इन लोगों को सोचा जा रहा है कि शायद इनमें से कोई आ जाए। अब देखते हैं कौन आता है, मगर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो आकर बैठ जाएगी और फिर जाने का नाम नहीं लेगी। वैसे तो 90 डेज में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को चले जाना चाहिए इलेक्शंस करवाने के बाद, लेकिन बताया यही जा रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सीन है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। शहबाज शरीफ का मंसूबा 3 महीने ही नहीं बल्कि अगले साल भी पाकिस्तान की सत्ता को शिकंजे में रखने का है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सरकार चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती? जवाब है इमरान खान। शहबाज हुकूमत ने भले ही इमरान को जेल में डाल दिया हो, हकीकत यही है कि मौजूदा दौर में इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं, जिसका ट्रेलर पाकिस्तान 9 मई को भी देख चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार इमरान के समर्थक सड़क पर क्यों नहीं उतरे? खाना जंगी की तरफ तो हालात नहीं जाएंगे खैर, क्योंकि लोग जो हैं अब काफ़ी हद तक पीछे हट गए हैं। वो कहते हैं कि हम जब वोट होंगे, इलेक्शंस होंगे, हम वहाँ पे बताएंगे आपको। लास्ट टाइम जब हुआ था तो बहुत लोग आए थे, अभी तक कोई नहीं निकला। उसकी वजह बहुत सिंपल सी है कि लास्ट टाइम सबको उठा के वो ले गए थे, इसके बाद लोगों के बच्चे उठा लिए थे, लोग दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र हुए थे उसकी वजह से। मेरे पास तो यही सोल्यूशन है कि मैं इंशाल्लाह ड्यूरिंग इलेक्शन इनके अगेंस्ट वोट दे के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता हूँ, और तो कुछ नहीं मैं कर सकता। शरीफ खानदान नियाजी की सियासी हैसियत से वाकिफ है। नवाज से लेकर शहबाज तक को पता है कि अभी चुनाव होते हैं तो इमरान की वापसी तय है। इमरान खान के चुनाव लड़ने पर बैन लगवाया और फिर जेल में डाल दिया। बावजूद इसके इमरान खान की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। पाकिस्तानियों से ही सुनिए। भाई वोट आइंदा इलेक्शन में आप किसको देंगे? हम नवाज शरीफ करें, इमरान खान को। इमरान खान भैया, इमरान खान मेरी जान है। इमरान खान जान है, गिरफ्तार हो गए इमरान खान। नहीं हो सकता, 2-3 दिन बस। 2-3 दिन आपका वोट इमरान खान। इमरान अस्सलाम वालेकुम सर, आपका वोट आइंदा इलेक्शन में? पीटीआई को। भाई आपका वोट? शेर को, एक शेर को जी। भाई आपका वोट आइंदा इलेक्शन में? पीटीआई को। सर आपका वोट? बल्ला इमरान खान गिरफ्तार हो गए। इमरान बेशक हो जाए, हम उसे के हैं, डटे हुए हैं। इमरान खान के जेल जाने के बाद भी नियाजी समर्थकों पर असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ में पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा विलन नजर आने लगा है। शहबाज शरीफ ने तो, मैंने आपको पहले बताया कि शहबाज शरीफ ने तो हमारे हालात ही खराब किए हैं, ठीक है, और तो उसने कुछ नहीं करना। मेरे ख्याल से उसकी तो बात करना भी मैं अच्छा नहीं समझता। उसका थोड़ा टाइम है उसके पास, और ये लोग वापस नहीं आ सकते। शायद इमरान खान भी बेशक ना आए, लेकिन अब क्यों न्यू ही आएगा, ठीक है। और मैं अपनी आवाम को यही कहूँगा, थोड़ा सब्र कर लें। जिस पाकिस्तान में फौज ही हुक्मरान, आला कमान और संविधान है, जिन्ना के उस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। वजूद में आने के 76 साल के दौरान आधे से ज्यादा वक्त तक इस्लामाबाद की गद्दी पर फौजी तानाशाह काबिज रहे। बाकी के वक्त शरीफ और भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान को लूटा। इसलिए नवाज शरीफ को 2 बार देश निकाला हो चुका है। शहबाज शरीफ ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो नवाज शरीफ 4थी बार पीएम बनेंगे। कुदरत का निज़ाम, अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए, खुदा से हर वक्त रहम मांगना चाहिए। कहते हैं कि दुश्मन के लिए भी आप बद्दुआ न करें, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क के साथ, मेरे साथ नहीं
नवाज शरीफ के साथ नहीं, 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया। पाकिस्तानी भी अजीब कौम है और सियासतदान तो उससे भी गुजरे हुए, इसलिए जिन्ना के मुल्क की सत्ता पर हमेशा एक से बढ़कर एक नमूने बैठते रहे, जो सियासत कम सर्कस दिखाकर भूखे पेट पाकिस्तानियों को भरपेट भरोसा देते रहे। शहबाज शरीफ भी कम नहीं, इसलिए शरीफ हो, भुट्टो हो या फिर नियाजी को गद्दी मिल जाए, पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं बदल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो आप। देखिए, राहुल गांधी बतौर सांसद 137 दिन बाद लोकसभा पहुंचे। राहुल गांधी की संसद वापसी के बाद विपक्षी खेमे में उत्साह है। राहुल गांधी आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी के पहुंचते ही बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार अटैक हुआ। मामला चीन से जुड़ा हुआ है। एक मीडिया संगठन को चीन की फंडिंग को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी के सीधे निशाने पर है। कांग्रेसियों को फिर जश्न मनाने की वजह मिली। इस जश्न की वजह लोकसभा सचिवालय की ये चिट्ठी है। सड़क पर चलते जश्न के बीच राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए विपक्षी गठबंधन के सांसद मौजूद थे। यहां राहुल के समर्थन में नारेबाजी हुई। इस नारेबाजी के बीच राहुल गांधी संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के पास पहुंचे, फूल चढ़ाया और फिर लोकसभा में पहुंचकर अपनी तय जगह पर बैठ गए। सारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता की आवाज उठाने वाला राहुल गांधी इज बैक। राहुल गांधी वापस एक बार फिर हमारा शेर गरजेगा। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। 137 दिन बाद राहुल गांधी बतौर सदस्य संसद पहुंचे तो विपक्षी सांसदों का जोश काफी हाई था। विपक्ष ने अपने अंदाज में राहुल गांधी का स्वागत किया तो बीजेपी ने अपने अंदाज में राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी की थी। विपक्षी सांसदों ने गर्मजोशी से सदन में राहुल का स्वागत किया तो इस स्वागत के बीच गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाया। मुद्दा था चीन। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। 137 दिनों के बाद सदन में लौटे राहुल गांधी पर यह पहला और सीधा अटैक था। मामला मीडिया ऑर्गेनाइजेशन न्यूज क्लिक और चीन की फंडिंग से जुड़ा था। न्यूज क्लिक पर 2021 में ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में खुलासा हुआ था कि 2018 से 21 के बीच न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। न्यूज क्लिक को 4 विदेशी कंपनियों ने पैसा दिया था। 4 में से 2 कंपनियों ने न्यूज क्लिक को 28 करोड़ रुपए दिए। इन 2 कंपनियों का रिश्ता अमेरिकी अरबपति नोबेल रॉय सिंघम से था। नोबेल रॉय सिंघम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा विंग के करीबी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी दुनिया में चीन के प्रोपेगेंडा तंत्र की पड़ताल की और उस पड़ताल में फिर न्यूज क्लिक का जिक्र किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के हवाले से 137 दिन के बाद बतौर सदस्य संसद पहुंचे राहुल गांधी फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे।
2021 में जब न्यूज क्लिक पर छापेमारी हुई तो विपक्ष ने इसे मीडिया पर अटैक बताया था। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था। राहुल गांधी के संसद में लौटने पर बीजेपी अब इसे मुद्दा बना रही है। इसे हथियार बनाकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमला कर रही है। चीन से कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर भी बीजेपी राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में है। ये कनेक्शन राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे को लेकर है। 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा मिला था। 21 जून 1991 को बने राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी थीं। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश दिए थे। जांच के आधार पर अक्टूबर 2022 में 2 संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इन संस्थाओं पर विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA के नियमों का उल्लंघन कर विदेश से पैसा लेने का आरोप था। बीजेपी न्यूज क्लिक के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन को हुई फंडिंग का मुद्दा भी उठा रही है। ये 2005-7 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया वो कहां खर्च हुआ? जो हाई लेवल आपने मीटिंगें करनी थी वो क्या चाइना के साथ हुई? क्या न्यूज क्लिक एक उसका हिस्सा है? लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी ऐसे वक्त पर हुई है जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी पहले भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने पहले ही राहुल गांधी को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस राहुल को घेरने के लिए तैयार किए जा रहे इस चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी में जुट गई है। इसीलिए सदन में ही निशिकांत दुबे के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। निशिकांत दुबे को गलत तरीके से बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने बिना नोटिस के आरोप लगाए। निशिकांत दुबे के आरोप सदन के नियम 353 के खिलाफ हैं। इसीलिए नियमों के हवाले से कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। The Congress party is vehemently opposes what he said and has asked the speaker to expunge his completely unparliamentary words. संसद में अगले 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इस दौरान मणिपुर हिंसा से लेकर कई मामले सदन में उठेंगे। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के केंद्र में है, इसीलिए कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ सबसे तीखा हमला होगा, ये तय है। कांग्रेस की इन तैयारियों के बीच में चीन का जिन्न फिर सामने आ गया और अब जवाब कांग्रेस को देना है। की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है? दरअसल नई बात यह है कि हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ के चलते रणनीति बदल दी जाती है, कैसे पॉलिटिकल फायदे के लिए 2 अलग अलग पार्टियों का एक ही मंच पर 2 पार्टियां दिखती है और इन सब के बीच बाबा बागेश्वर कैसे डबल गेम खेलते नजर आए। तस्वीर, बयां और आंकड़ों के जरिए हम बाबा के डबल गेम का पूरा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राम। मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। कोई सियासी आदमी है, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। हम कोई सियासी आदमी है, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर मौजूद हैं और सपरिवार आरती उतारने का कार्यक्रम चल रहा है।
बागेश्वर बाबा की आरती उतारने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद हैं कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ, जिनके साल 2023 में चुनावी एंट्री लेने की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का पूरा परिवार मिलकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतार रहा है। ये बात खबर इसलिए बन गई क्योंकि कांग्रेस के ही नेता प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ की इस आवभगत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस के एजेंडे हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी की आत्मा और तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेक्युलरिज्म के ध्वजवाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब खामोश हैं। प्रमोद कृष्णम के ट्वीट के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर की आरती उतारने वाली स्ट्रैटेजी कांग्रेस को सूट नहीं करती, फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों कमलनाथ सपरिवार बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की मेजबानी से लेकर उनकी अगवानी करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं? खेल बड़ा सीधा और सिंपल है। जहां पॉलिटिकल पार्टियों को अपना फायदा दिखाई देता है, वो बिना देर किए अपनी रणनीति भी बदल देते हैं और एजेंडा भी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आप एक ऐसे जिले में आए हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है। सही बात है। मध्य प्रदेश के जिस छिंदवाड़ा में कमलनाथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर रहे हैं, वो उनका गढ़ है। एमपी के पूर्व सीएम छिंदवाड़ा की जनता को बार बार ये बता रहे हैं कि उनकी कितनी कोशिशों के बाद बाबा ने छिंदवाड़ा की धरती पर अपने कदम रखे हैं। छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए, और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। अब समझिए कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में खुद हिंदुत्व का झंडा उठाए क्यों दिखाई दे रही है। भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ 27 जून को मध्य प्रदेश में पहला सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया था। इस पोल में जनता से सवाल पूछा गया था कि एमपी में किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है। 42% लोगों ने एमपी के शिवराज सिंह का नाम लिया था, जबकि 44% ने कमलनाथ को चुना था। यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर कमलनाथ शिवराज से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे थे। इन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तस्वीरें 12 अप्रैल की हैं, जब मध्य प्रदेश के विदिशा में सीएम शिवराज बाबा बागेश्वर के स्वागत में सुरों की ताल दे रहे थे। राम कृपा बिन सुलभ न हो। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 बार मध्य प्रदेश में जब जब बाबा बागेश्वर का मंच लगा, शिवराज सिंह चौहान जरूर दिखाई दिए।
जनता के परम कल्याण का मार्ग है, तो मैं तो इस मार्ग में लगा हूं। आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम सब आपकी कृपा से जनता को ठीक दिशा में सुखी करने का प्रयत्न करते रहे, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। दरअसल बाबा बागेश्वर के मंच पर जाने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है और एमपी की जनता के बीच बाबा बागेश्वर का खासा प्रभाव है। बढ़िया हो, रहना ही पड़ेगा, ठीक कर भी क्या सकते हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 91% आबादी हिंदू है, जबकि 7% मुस्लिम। 91% हिंदू आबादी वाले राज्य में बाबा बागेश्वर 3 बार धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम कर चुके हैं। दिसंबर 2022 में एमपी के दमोह में श्री राम कथा के दौरान 300 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। इसी साल फरवरी महीने में एमपी के छतरपुर में 200 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, जबकि अप्रैल में सागर में 95 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। देखो भैया, जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे। जब सनातन ही नहीं बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा, तो जाति का क्या करोगे। तो कहानी यह है कि एमपी में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों का सबसे ज्यादा जोर हिंदुत्व के मुद्दे पर है। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। हद ही हो गई है। कमलनाथ वरिष्ठ नेता हैं, देश के जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं, लेकिन बातें कितनी गैर जिम्मेदाराना करते हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बावजूद इसके कमलनाथ सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस बात को खारिज करके आध्यात्म को सर्वोपरि साबित करने में जुटे हैं। दरअसल कमलनाथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि बाबा भी इसी तरह का राग अलापते हैं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। अरे भाई, मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान क्यों चाहिए? और राम राज्य वाले हिंदुस्तान की परिभाषा आप क्यों तय करेंगे? क्या राम राज्य का मतलब सिर्फ हिंदुत्व को हावी करने से है? अभी पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पार्टी के सांसदों से लोगों तक पहुंचने और उनके लिए काम करने को कहा था, और ये कहा था कि केवल राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों से चुनाव में मदद नहीं मिलेगी। बाबा बागेश्वर के दरबार में लाखों की भीड़ जुटती है। आज हम छतरपुर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछना चाहते हैं कि वो इस भीड़ से वो बात क्यों नहीं कहते जो देश के हित में हो। क्या राम राज्य तब नहीं होगा जब देश में बेरोजगारी ना हो? क्या देश में राम राज्य तब नहीं होगा जब युवा पढ़ लिख कर हिंदुस्तान के विकास का हिस्सा बन सके? फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मंच से कभी कोई ऐसी अपील क्यों नहीं करते कि युवा भक्ति करे, लेकिन साथ ही कोई हुनर सीख कर अपने कदम भी मजबूत करे? लेकिन बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। हम लोग रामचरितमानस को पढ़ना भूल गए। ये टीवी और बीबी ने सब गड़बड़ कर दिया। कई लोगों के जीवन में श्रीमती आती है तो अपनी मति। राम राज्य का मूल अर्थ है अच्छाई की भूमि, सद्भाव की भूमि, खुशियों की भूमि, समानता की भूमि और न्याय की भूमि। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए राम राज्य की यह परिभाषा बेहद सीमित है। की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां पर आज पूरे प्रदेश के निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। यूपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये बंद बुलाया है। पूरा मामला यूपी के आजमगढ़ जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर 31 जुलाई को एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं क्लास की एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ विरोध में अब यूपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे यूपी में आज प्राइवेट स्कूल्स बंद किए गए हैं, क्योंकि स्कूल एसोसिएशन आजमगढ़ के उस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की रिहाई की मांग कर रहा है।
जबकि पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्ची ने स्कूल में प्रताड़ना की वजह से बच्ची ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और स्कूल में इस घटना से जुड़े सबूतों को मिटाया गया है। इसके अलावा बच्ची का मोबाइल फोन भी स्कूल के प्रिंसिपल के पास से बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस की जांच अब भी लगातार जारी है, लेकिन अब यूपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आजमगढ़ के स्कूल के आरोपी प्रिंसिपल की रिहाई की मांग कर रहा है। चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल, वहाँ की प्रिंसिपल और टीचर को एक बच्ची ने, जिसने स्कूल में सुसाइड कर लिया, उसके आरोप में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसी के विरोध प्रदर्शन के लिए ये स्ट्राइक की गई है और इसमें उत्तर प्रदेश के सभी निजी विद्यालय, जितने अन्य बोर्डों के विद्यालय हैं, सभी लोग शामिल रहेंगे। मोबाइल फ़ोन की वजह से ये सुसाइड हुआ ना, मोबाइल फ़ोन दिलाया किसने? माता पिता ने ना। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो सुसाइड नहीं होता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर यूपी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये बंद बुलाया है। पूरा मामला यूपी के आजमगढ़ जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर 31 जुलाई को एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं क्लास की एक बच्ची की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं। संजय, पहली बात तो और अपडेट्स क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, साथ ही प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल, पिछले सोमवार की घटना है। आजमगढ़ का चिल्ड्रंस स्कूल है, वहाँ 11वीं की छात्रा श्रेया ने खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी करने के पीछे जो परिजन है उनका आरोप था कि इनके प्रिंसिपल और टीचर ने उसे प्रताड़ित किया था और इन्हीं आरोपों के आधार पर स्थानीय पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ में आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में चार्जशीट लगाई थी और उसके बाद इनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो जहाँ से इन्हें जेल भेज दिया गया था। और अब इस घटना के बाद एक हफ्ते बाद जो स्कूल एसोसिएशन है पूरे प्रदेश का, उन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान किया है कि आज के दिन सभी प्राइवेट स्कूल जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में चलते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों, उन्हें बंद रखा जाएगा। और ये विरोध स्वरूप हड़ताल हो रही है। आरोप है स्कूल एसोसिएशन का कि पुलिस ने मनमानी कार्रवाई की है। जो प्रिंसिपल और टीचर है जिनको जेल भेजा गया है, उनके खिलाफ ऐसे कोई आरोप पुख्ता नहीं हुए थे। छात्रा के पास एक मोबाइल बरामद हुआ था, उस मोबाइल में आपत्तिजनक वस्तुएं थी जिसकी बारे में छात्रा के परिजनों को बताने की बात कही गई थी और इसी बात को लेकर के छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। तो ऐसे में जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं और जो टीचर है उनका कोई दोष नहीं बनता है, ऐसा कहना है जो स्कूल एसोसिएशन है। और इसी के विरोध में, पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में वो पूरे प्रदेश में आज हड़ताल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के सभी बोर्डों के स्कूल आज बंद रहेंगे एक दिन के लिए। और जो प्रमुख सचिव गृह है संजय प्रसाद, उनसे भी लखनऊ में पेरेंट्स टीचर क्षमा कीजिएगा स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और अपना ज्ञापन दिया है। ये मांग की है कि छात्रा की इस खुदकुशी के मामले में जो स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को जेल भेजा गया है उनको राहत प्रदान की जाए और पुलिस से दोबारा इस पूरे मामले की निष्पक्ष विवेचना कराई जाए। साथ ही संजय, ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल पर जो सबूत है उसको मिटाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही क्या ये पता चल पाया कि आखिर वो क्या क्या सबूत है? देखिए, मोबाइल जो छात्रा का मिला था जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर का ये कहना है कि उसमें आपत्तिजनक सामग्री थी और इसी मोबाइल के बारे में जब ये कहा गया कि हम पेरेंट्स को बताएंगे छात्रा के, तो उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली है। तो मानता है कि उस मोबाइल में ही कुछ चीज़ों को हटाया गया होगा। बहरहाल पुलिस के पास वो मोबाइल है जिसकी फॉरेंसिक लैब से जांच भी कराई जा रही है और इस मामले में चार्जशीट भी लगाई गई है। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की थी क्योंकि काफी दबाव था परिजनों की ओर से इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर के। तो अब लगातार जो पुलिस की जांच विवेचना जारी है, उस दौरान कई तथ्य प्रकाश में आए हैं जिनको सामने रखा गया है और उसी आधार पर जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, उनको जेल भेजा गया। लेकिन स्कूल एसोसिएशन इस कार्रवाई से खुश नहीं है और वो हड़ताल पर आमादा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी का लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोरदार बहस के बाद दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है।
दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में अड़े 131 वोट, दिल्ली सेवा बिल के विरोध में पड़े थे 102 वोट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जोरदार हंगामा हुआ राज्यसभा में। दिल्ली सेवा बिल पास तो हुआ, लेकिन जोरदार हंगामे के बाद ये बिल पास हुआ और बहस चली। तो आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े और दिल्ली सेवा बिल के विरोध में 102 वोट पड़े थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल तीखी बहस भी हुई और बहुत सी बातें भी कही गई है। तो राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास तो हुआ है, लेकिन जोरदार हंगामे के बाद ये बिल पास हुआ है। और आपको बता दें कि 131 वोट पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और क्या बात करते हो लोकतंत्र की? मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है। ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर,